तो आप सभी का अतुल राजस्थान पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का मोटिवेशन है, गुलाम बन के जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। गुलाम बन के जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बन के जियोगे तो सलाम करेगी ये दुनिया। दम कपड़ों में नहीं जिगर में रखो, क्योंकि अगर दम कपड़ों में होता तो सफेद कफन में लिपटा मुर्दा भी सुल्तान मिर्जा होता। लक से ना मिले तो अपने रास्ते बदलो, लक से ना मिले तो अपने रास्ते बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें कभी नहीं बदलते। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे ब्लड, और ब्लड में क्या क्या पढ़ लिया। ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक होता है ब्लड कार्पल्स होती हैं। प्लाज्मा में देख लिया अपन ने क्या होगा, एक वोटर होता है, वोटर के बाद में ठोस पदार्थ होते हैं। वोटर कितना होता है, 92% होता है, जबकि ठोस पदार्थ कितने होते हैं, 8% होते हैं। उसी ठोस पदार्थ में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, फैट आ जाएगा, मिनरल आ जाएगा, विटामिन आ जाएगा। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, रक्त के मुख्य कार्बोहाइड्रेट पूछे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाएंगे। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोला जाता है और फ्रुक्टोज को क्या बोला जाता है, फ्रूट शुगर। ये बहुत सी एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक, वही बात कर ले प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, 3 होती है। एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है और फाइब्रिनोजन होती है। वही आपसे यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, तो वो एल्बुमिन होती है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। कितनी होती है, 55% होती है। जबकि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, वो फाइब्रिनोजन होती है, 7% पाई जाती है। और एक होती है ग्लोबुलिन, जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है। 3 होती है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन होती है। गामा ग्लोबुलिन को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी होती है, 5 होती हैं। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई होती है, जो मैंने आपको सविस्तार से सभी बताई थी। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि ब्लड कार्पल्स होती हैं। ब्लड कार्पल्स की कौन कौन सी होती हैं, एक और 3 होती हैं। एक होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक आ जाती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अपन ने आरबीसी को सविस्तार से पढ़ लिया। और आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है आरबीसी होती है। और फिर सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, प्लेटलेट्स होती है। और सबसे कम मात्रा में कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। ये आरबीसी कितनी होती है, 7 से 10 मिलियन पर माइक्रोलीटर रक्त में होती है। जबकि प्लेटलेट्स कितनी होती है, 3 से 6 लाख पर माइक्रोलीटर रक्त में होती है। जबकि डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 7000 होती है। दूसरा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आकार को लेकर कि सबसे बड़े आकार की रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होगी। कितनी होगी, 8 से 20 माइक्रोमीटर रक्त में होती है। जबकि सेकंड नंबर पे कौन सी होगी, आरबीसी होगी। और फिर कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। सबसे छोटे आकार की रक्त कोशिका कौन सी होती है, तो बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स। इतना अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, और अपन पढ़ेंगे अब आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी का संरचनात्मक घटक होता है। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है एक तो हिम, और दूसरा क्या पाया जाती है, ग्लोबिन। हिम क्या होता है, वर्णक होता है। ग्लोबिन क्या होती है, प्रोटीन होती है। हिम पाया जाता है 5% और ग्लोबिन पाई जाती है 95% पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ये लिख लेते हैं। एक तो क्या होता है, हिम पाया जाता है, हिम, और ए क्या पाई जाती है, ग्लोबिन। ग्लोबिन, तो हिम कितना पाया जाता है, 5% पाया जाता है। ये क्या होता है, वर्णक होता है, जो हीमोग्लोबिन को रंग प्रदान करता है। क्या होता है, वर्णक होता है। क्या बोलते हैं इसको, वर्णक। और ये क्या होती है, प्रोटीन होती है।
प्रोटीन होती है जो कितनी पाई जाती है, 95% पाई जाती है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि 1 हीमोग्लोबिन के अणु में 4 तो हिम पाए जाते हैं और 1 क्या पाई जाती है, ग्लोबिन पाई जाती है। ठीक, तो 4 हिम होते हैं, तो 1 हिम में 1 आयरन का परमाणु पाया जाता है। तो 1 हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि 1 हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन में 4 तो कितने होते हैं, हिम होते हैं। 4 तो क्या हो गए, हिम, और क्या होती है, ग्लोबिन। क्या हो गई, ग्लोबिन होती है। तो एक हिम में आयरन का परमाणु कितना होता है, 1। 1 हिम बराबर 1 आयरन का परमाणु। ठीक, तो अपन पूछ लेते हैं कि 1 हीमोग्लोबिन में आयरन के कितने परमाणु पाए जाएंगे? तो कितने परमाणु पाए जाएंगे? 4 पाए जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, 4 हिम है और 1 हिम में 1 आयरन का परमाणु है, तो 1 हीमोग्लोबिन में 4 आयरन के परमाणु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कार्य। तो कार्य क्या होते हैं? मैंने पीछे भी बताया कि ये O2 का परिवहन करता है, कुछ मात्रा में क्या करता है, ये CO2 का परिवहन भी करता है। अपने जो फेफड़े होते हैं ना, वहां पे ऑक्सीजन से ये जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कौन? हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर अपने शरीर की क्या होती है, सभी कोशिकाओं के पास जाता है और क्या होता है, उन कोशिकाओं को देता है। कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलते हैं, क्रेब्स चक्कर चलते हैं और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, और वहां से क्या करता है, CO2 को बांधता है। तो CO2 के साथ में जुड़कर क्या बना लेता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेगा और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन को क्या होता है, वापस फेफड़ों के पास में लाता है। ठीक, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और CO2 को लेके आता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कार्य, तो क्या कार्य करता है, O2 का परिवहन करना। O2 का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसे ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी Fe+2 है और यहाँ पे भी क्या है, Fe+2 है। ठीक है बच्चों, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीजनीकरण की क्या होते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, Fe+2 है और यहाँ पे भी क्या है, Fe+2 है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या करता है, कुछ मात्रा में क्या करता है, CO2 का परिवहन भी करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन CO2 का परिवहन भी करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में जुड़कर क्या बना लेता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। किसका, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। ठीक है, और ये कार्ब एमिनो ये क्या कार्य करेगा कि ये CO2 को क्या करता है, जैसे क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और उस CO2 को क्या होता है, वापस लेके आता है। ठीक है, और CO2 को क्या होता है, फेफड़ों के पास ले आता है। तो फेफड़े क्या होते हैं, एक्सपायरेशन के द्वारा उसे अपन बहिर्शोषण के द्वारा अपन उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को क्या बोलते हैं, श्वसन की 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक, श्वसन की यानी कि 2 भागों में बांटा गया उसको, एक होता है एक्सपायरेशन और एक होता है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन होता है कि श्वास लेना और एक होता है एक्सपायरेशन, होता है कि श्वास को क्या होता है, बाहर छोड़ना। ठीक है, तो इस इंस्पायरेशन में क्या होता है, इंस्पायरेशन होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है,
और इसको क्या होता है सह विस्तार से अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि हाँ चलो देख लेते हैं इसमें कि इंस्पायरेशन में क्या होती है, अपनी पसलियों में क्या होती है इंटरकोस्टल, यानी कि इंटरकोस्टल क्या होती है मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल होती हैं। और ए क्या हो जाता है इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ फैलेंगी। और डायफ्राम कैसा होता है अपना गुंबदनुमा होता है, तो ये क्या होता है चपटा हो जाएगा। तो ये तो चपटा हो गया, पहले कैसा था ऐसा था और ऐसा हो गया। और पसलियों की क्या होती है इंटरकोस्टल मसल बाहर की तरफ फैल जाएंगी, तो वक्सीय गुहा का अपना क्या होता है आयतन बढ़ जाएगा। और क्या होती है दाब 1 mmHg क्या होगा कम हो जाएगा। तो बाहर से क्या होती है ऑक्सीजन अपने फेफड़े में आ जाएगी, ठीक है। और एक्सपायरेशन किसे बोला जाता है, ये एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है पसलियों की क्या होती है इंटरकोस्टल मसल है ना, जो पहले उसमें क्या होती है फैली थी और ये क्या होती है अब शिथिल हो जाएंगी। और डायफ्राम है ना वापस गुंबदनुमा हो जाएगा। तो गुंबदनुमा हो जाएगा तो वक्सीय गुहा का आयतन क्या होगा कम होगा। और दाब क्या होता है बढ़ जाएगा, कितना 1 mmHg दाब बढ़ जाएगा। तो क्या होते हैं अपन जो यानी कि CO2 है ना उसको क्या होते हैं बाहर की तरफ निकाल देते हैं, यानी कि श्वास अंदर लेते हैं कब लेते हैं जब वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और क्या होते हैं बाहर कब छोड़ते हैं जब वक्सीय गुहा का आयतन घट जाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी कि CO2 के साथ जुड़कर क्या बना लेती है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। और ये CO2 को क्या कर लेती है फेफड़ों के पास ले आती है। फेफड़ों से क्या होता है इसको बहिर्शोषण के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एक होता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, और एक होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और एक होता है मेट हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में जुड़ता है तो उसे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, ठीक। और दूसरा क्या आ जाता है कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और उसमें O2 परिवहन की क्या नहीं होती है क्षमता नहीं होती है। जब भी आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में कुछ लोग रूम के अंदर सिगड़ी जला लेते हैं, तो सिगड़ी जला लेते हैं तो वहां पे धुआं होगा, तो धुआं में क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही क्या होता है अपने शरीर में जाएगा तो हीमोग्लोबिन उसके साथ में जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होती है O2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, इससे प्राणी की क्या होती है मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है मेट हीमोग्लोबिन होता है। अपन क्या होता है पशुओं को NPN कंपाउंड के रूप में क्या देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट देते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होते हैं विषैले नहीं होते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट विषैले होते हैं। जब पशुओं को क्या होते हैं NPN कंपाउंड ज्यादा मात्रा में दिया जाता है ना तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होते हैं नाइट्राइट में चेंज हो जाते हैं, ठीक। और नाइट्राइट क्या होते हैं विषैले होते हैं। ये नाइट्राइट क्या होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर यानी कि बाइंड होकर मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं इसे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होती है O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं हीमोग्लोबिन के प्रकार। हीमोग्लोबिन के प्रकार, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़कर क्या बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या आ जाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में जुड़ती है तो उसे बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या होती है O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाएगा मेट हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि पशुओं को अपन NPN कंपाउंड के रूप में क्या देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट,
यानी कि KNO3, और KNO3 क्या होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, विषैले नहीं होते हैं। जबकि विषैले कौन होते हैं, ये किसमें चेंज होता है, जब अधिक मात्रा में देते हैं तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और नाइट्रेट किसमें चेंज हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइट में चेंज हो जाएगा, किसमें, KNO2। और ये क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़कर क्या बना लेते हैं, मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेते हैं, मेट हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेते हैं। और इसमें भी क्या होती है, O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है, इसमें भी O2 परिवहन की क्षमता नहीं होती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है Fe+2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe+3, क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या है Fe+2 और यहाँ पे क्या होता है Fe+3 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया बोला जाता है ना। ठीक, जबकि हीमोग्लोबिन से मेट हीमोग्लोबिन का बनना, इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, अपन दो सॉल्यूशन देखते हैं। एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक होता है और एक होता है आइसोटोनिक होता है। यानी कि 8% NaCl का विलयन आरबीसी के लिए तो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, जबकि 0.9% NaCl का विलयन आरबीसी के लिए क्या होगा, आइसोटोनिक होता है। ये दो मतलब की टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा 8% NaCl का सॉल्यूशन आरबीसी के लिए क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। आरबीसी के लिए हाइपरटोनिक होता है, जबकि 0.9% NaCl का सॉल्यूशन आरबीसी के लिए क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। आरबीसी के लिए क्या होगा, आइसोटोनिक। होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आ जाएगी WBC आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, WBC आ जाएगी। तो WBC क्या होती है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती है, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, WBC के निर्माण को क्या कहते हैं, WBC जैसे रक्त के निर्माण को हीमोपोएसिस कहते हैं, वैसे ही WBC के निर्माण को ल्यूकोपोएसिस बोला जाता है। ठीक है, और WBC क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट होती है और एक हो जाती है एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट नाम से पता चल रहा है कि इसमें कणिकाएं होंगी और एग्रेनुलोसाइट में कणिकाएं नहीं होंगी। कणिकाएं का मतलब होता है कि जिसमें कणिकाएं होंगी वो अभिरंजन ग्रहण करेगी और जिसमें कणिकाएं नहीं होंगी वो अभिरंजन भी नहीं ग्रहण करेगी। तो अभिरंजन ग्रहण करने वाले कौन सी होती है, तीन होती है, इओसिनोफिल होती है, बेसोफिल होती है और न्यूट्रोफिल होती है। जबकि अब एग्रेनुलोसाइट कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है और लिम्फोसाइट होती है। तो इसमें सबसे अधिक संख्या में कौन सी पाई जाती है, जो न्यूट्रोफिल होती है ना, वो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, जबकि सबसे कम संख्या में कौन सी पाई जाती है, बेसोफिल होती है। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं WBC। नेक्स्ट आ जाती है WBC होती है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे ल्यूकोसाइट बोला जाता है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक, और इसके निर्माण की प्रक्रिया को, WBC के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इसे निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। जबकि WBC की संख्या कितनी होती है, बात कर ले संख्या की, तो ये 7000 से क्या होती है, अधिक होती है, 7000 से अधिक होती हैं। ठीक है, अगर WBC की संख्या रक्त में अधिक होगी तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर WBC की संख्या रक्त में कम हो गई तो उसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ठीक,
नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट की संख्या का क्या होता है, अधिक होना। और एक आ जाती है नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट की संख्या का कम होना। तो अधिक होने को तो क्या बोलते हैं, इसे तो बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, जबकि इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला जाता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ठीक, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर रक्त में कम हो गई है ना, यानी कि नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट की संख्या का बढ़ना, तो इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और नंबर ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस की संख्या का घटना, तो इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार, तो आकार कितना होता है इसका, आकार होता है 8 से 20 माइक्रोमीटर रक्त में होता है। ठीक है, आ गया होगा समझ में यहाँ तक। अब आगे चलते हैं अपन कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, आपको मैंने समझा दिया है कि डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, ग्रेनुलोसाइट होती है। एक तो कौन सी आ जाएगी, ग्रेनुलोसाइट। एक तो क्या आ जाएगी, ग्रेनुलोसाइट, और एक आ जाएगी एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट, इसमें क्या होती है, कणिकाएं पाई जाती हैं, कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि उसमें क्या होती है, कणिकाएं अब्सेंट होती हैं। तो ध्यान रखना, जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं वो अभिरंजन ग्रहण करेगी, और जिसमें कणिकाएं पाई नहीं जाती हैं वो अभिरंजन कभी ग्रहण नहीं करती है। तो इस आधार पर ये कितनी होती है, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है इओसिनोफिल होती है, इओसिनोफिल होती है, और इसे बोल सकते हैं एसिडोफिल, एसिडोफिल भी बोला जाता है। दूसरी कौन सी होती है, बेसोफिल होती है, बेसोफिल होती है। और तीसरी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल होती है। ठीक है, और इसमें कौन सी होती है, 2 होती है। एक तो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, और एक कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है, CYTE, मोनोसाइट होती है, और दूसरी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होती है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संख्या को लेकर कि ये कितनी कितनी संख्या में होती है। ठीक है, तो ये सबसे अधिक संख्या में कौन सी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 65% पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे लिम्फोसाइट होती हैं, जो 20 से कितनी होती हैं, 25% होती हैं। ठीक, और सबसे कम संख्या में ये कितनी होती है, 5% होती हैं। और ये भी कितनी, मोनोसाइट कितनी होती है, 5% होती है, जबकि ये होती है 0.5 से 1% होती है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक संख्या में पाई जाए तो न्यूट्रोफिल। तो ध्यान रखना, अगर मैन, डॉग और हॉर्स पूछे तो करना न्यूट्रोफिल होती है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। अगर बात कर ले रूमिनेंट, पिग और पोल्ट्री की, तो इसमें कौन सी होती है, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट होती है। लिख लेना कि मैन, डॉग, हॉर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, न्यूट्रोफिल। और रूमिनेंट, पिग, पोल्ट्री में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो वह है लिम्फोसाइट। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, ये होती है बेसोफिल। ये एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अभिरंजन को लेकर।
अभिरंजन को लेकर। तो अभिरंजन ये क्या करती है, एसिड, तो ये क्या करती है, अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करेगी, जो बेस यानी कि क्षारीय अभिरंजन ग्रहण करेगी, और ये न्यूट्रल, नाम से पता चल रहा है कि ये उदासीन अभिरंजन ग्रहण करेगी, जबकि ये अभिरंजन ग्रहण नहीं करेंगे। आपको थोड़ी देर पहले बताया ये क्या होती है, एग्रेनुलोसाइट, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है, जिसमें कणिकाएं पाई जाती है वही क्या करती है, अभिरंजन ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये कौन सा अभिरंजन ग्रहण करेगी, अम्लीय अभिरंजन, अम्लीय अभिरंजन ग्रहण करेगी, ये ग्रहण करेगी क्षारीय, और ये करेगी उदासीन, उदासीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके प्रतिरक्षा को लेकर कार्य, कि प्रतिरक्षा कार्य कौन से, ये सारी की सारी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ठीक है, लेकिन याद रखना जो लिम्फोसाइट होती है वो फेगोसाइटोसिस के साथ क्या होती है, एंटीबॉडी निर्माण का कार्य भी करती है, जबकि बेसोफिल क्या करती है, नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ये 2 पॉइंट याद रखना, क्यों, क्योंकि ये सारी फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, तो लिम्फोसाइट फेगोसाइटोसिस के साथ एंटीबॉडी निर्माण का कार्य भी करती है, और जो बेसोफिल होती है जो नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा कार्य, प्रतिरक्षा कार्य तो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस ये किसका कार्य करती है, नॉन फेगोसाइटोसिस, नॉन फेगोसाइटो, नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, जबकि ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, और ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस के साथ एंटीबॉडी निर्माण का, फेगोसाइटोसिस के साथ में एंटीबॉडी निर्माण का, एंटीबॉडी निर्माण का भी कार्य करती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा इसका जीवन काल, तो जीवन काल कितना आ जाएगा, इसका होता है 6 से 20 घंटे का, इसका भी 6 से 20 घंटे का, और इसका भी 6 से 20 घंटे का। दूसरा आ जाता है इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है, एक कंडीशन चलती है इसमें, इओसिनोफिलिया, तो यानी कि एलर्जी या परजीवी संक्रमण में इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और ये क्या करती है, जब अपने को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो चिकन पॉक्स में क्या होती है, यानी कि बेसोफिल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाएंगी। और न्यूट्रोफिल क्या करती है, इसमें भी 2 कंडीशन चलती है, एक तो होती है न्यूट्रोफिलिया और एक होता है न्यूट्रोपीनिया, यानी कि न्यूट्रोफिल की संख्या का बढ़ जाना, है ना। तो वो कब बढ़ेंगी, जब अपने को क्या होता है, बैक्टीरियल संक्रमण में तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ती है, और जब वायरल संक्रमण में होता है ना, तो न्यूट्रोफिल की संख्या घटती है, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, और ये मोनोसाइट होती हैं, जब अपने को टीबी संक्रमण होता है ना, तो टीबी संक्रमण में इन मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाएंगी। तो आप सभी को पता है कि वायरल संक्रमण होगा तो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल घट जाएंगी। ठीक है, और तो बढ़ेंगी कौन, वायरल संक्रमण में, तो वायरल संक्रमण में बढ़ती कौन है, लिम्फोसाइट बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके कार्य, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके केंद्रक। केंद्रक कैसा होता है, इसका बाइलोब्ड होता है, इसका 2 से 3 लोब्ड होता है, इसका 3 से, यानी कि इसका बाइलोब्ड होता है, इसका 2 से 3 लोब्ड होता है, तो इसका 3 से 5 लोब्ड होता है। ये यहाँ से कोई नहीं पूछेगा तो इसका यानी कि इसका केंद्र कैसा होता है, कि घोड़े की नाल की आकृति का केंद्र किस में होता है, तो वो होता है मोनोसाइट में, और इसका केंद्र कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक तो इसमें कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। इसमें कैसा होता है, 2 से 3 लोब्ड होता है, इसमें होता है 3 से 5 लोब्ड होता है। जबकि यहाँ पे याद रखना इसका केंद्र कैसा होता है, घोड़े की नाल की आकृति का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा ही। ठीक है, तो कैसा होता है, घोड़े की नाल की आकृति का होता है, घोड़े की नाल की आकृति का होता है। ठीक है, और इसका केंद्र कैसा होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार केंद्रक। कैसा होता है, समझ में आ गया होगा। संख्या
बता दिया आपको। अभिरंजन, ये 3 अभिरंजन ग्रहण करती है, जबकि वो अभिरंजन ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कणिकाएं नहीं पाई जाती है। कणिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो अभिरंजन भी नहीं ग्रहण करेगी। दूसरा प्रतिरक्षा कार्य, ये सारी फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है, जबकि वो एंटीबॉडी निर्माण का भी कार्य करती है। कौन? लिम्फोसाइट। और बेसोफिल क्या करती है? नॉन फेगोसाइटोसिस का कार्य करती है। केंद्र कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, 2 से 3, 3 से 5 लोब्ड होता है। जबकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि घोड़े की नाल की आकृति का केंद्र किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मोनोसाइट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा लिखना पड़ेगा फिर से, इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल, ये क्या आएगा? न्यूट्रो न्यूट्रो न्यूट्रोफिल, ये कौन सा आएगा? मोनोसाइट। और ये आ जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक, तो इसमें आ जाएगा कार्य को लेकर कि ये कार्य क्या करती हैं। तो कार्य में क्या, कार्य क्या हो जाता है, एक कंडीशन आती है इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया, ठीक। तो नंबर ऑफ इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इओसिनोफिल, नंबर ऑफ इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? एलर्जी या परजीवी संक्रमण में। परजीवी संक्रमण में, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या आ जाती है? बेसोफिल की संख्या किसमें बढ़ेगी? चिकन पॉक्स में बढ़ेगी। किसमें बढ़ेगी? चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स में क्या होती है? इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, एक ध्यान रखना, बेसोफिल एक होता है हिपेरिन और हिस्टामिन का स्रावण करती है। हिपेरिन क्या होता है? रक्त में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है। ये क्या करती है? एक तो क्या करती है? हिपेरिन और दूसरा क्या करती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन का क्या करती है? श्रेवण करती है। तो हिपेरिन, ध्यान रखना, ये रक्त में पाया जाने वाला प्राकृतिक एंटीकोगुलेंट होता है, जो क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ठीक है, हिपेरिन। और दूसरा क्या होती है? न्यूट्रोफिल क्या करती है? ये क्या होती है? जब भी अपने शरीर में कोई संक्रमण होगा तो सर्वप्रथम भाग लेने वाली डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, सर्वप्रथम भाग लेती हैं, सर्वप्रथम भाग लेती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? जो न्यूट्रोफिल है ना, वो अपन आगे देखते हैं। एक तो न्यूट्रोफिलिया, एक न्यूट्रोपीनिया, ये याद यहीं पे देख लो। एक तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रोफिलिया आ जाएगा, न्यूट्रोफिलिया। तो इसमें क्या होती है? न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी? जब अपने शरीर में क्या होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरियल संक्रमण में। कब बढ़ेगी? जीवाणु संक्रमण में। ठीक है, और एक होता है न्यूट्रोपीनिया। तो क्या होती है? न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल की संख्या का घट जाना। कब घटेंगी? जब अपने शरीर में वायरल संक्रमण होगा तब। वायरल संक्रमण, ठीक है। और ये क्या होती है? जो मोनोसाइट है, ये क्या होती है? टीबी संक्रमण में क्या होता है? बढ़ जाएंगी। टीबी संक्रमण में इसकी संख्या क्या होती है? बढ़ेगी। और वायरल संक्रमण में क्या होती है? लिम्फोसाइट बढ़ेंगी।
वायरल संक्रमण में इसकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के क्या होता है, लिम्फोसाइट को उसके परिपक्वन के आधार पर उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मैरो में होगा तो उसे बी लिम्फोसाइट बोला जाएगा। अगर लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस में होगा, थाइमस ग्रंथि में होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, टी लिम्फोसाइट बोला जाएगा। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट का क्या होगा, जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन का होता है। टी लिम्फोसाइट का कितना होगा, 1 से 4 साल का होता है। ठीक, और बी लिम्फोसाइट से अपने को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट से अपने को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान होती है। और बी लिम्फोसाइट क्या होती है, आगे चलकर प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा सेल ही क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है। तो अपन इसे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इसको परिपक्वन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो कौन सी होती है, एक तो कौन सी आ जाएगी, बी लिम्फोसाइट आ जाएगी, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और ए क्या आ जाएगी, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर क्या होता है लिम्फोसाइट का परिपक्वन किसमें होगा, बोन मैरो के अंदर होगा, तो क्या होता है इसे बी लिम्फोसाइट। अगर क्या होगा इसका लिम्फोसाइट का परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होगा तो उसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट होती है ना। इसका अपन देख लेते हैं जीवन काल। जीवन काल, जीवन काल कितना होता है इसका, होता है 3 से 4 दिन का, और इसका कितना होता है 1 से 4 साल का। ठीक, और इससे अपने को कौन सी इम्यूनिटी प्रदान होती है, इससे अपने को ह्यूमोरल, यानी कि इससे याद रख लो BHU, यानी कि बी से बी लिम्फोसाइट और एच से क्या होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, इससे अपने को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान होती है। ठीक, और इससे अपने को कौन सी इम्यूनिटी प्रदान होती है, सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड, इससे याद रख लो टीसी से। ठीक, ये ट्रिक है, इससे तो याद रख लो BHU से, और उसे याद रख लो टीसी, यानी कि बी से बी लिम्फोसाइट और एच से ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और उससे प्राप्त होती है टी से टी लिम्फोसाइट, और सी से क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्राप्त होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, बी लिम्फोसाइट आगे चलकर किसमें चेंज हो जाती है, प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाती है। किसमें, प्लाज्मा सेल में। बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट किसमें चेंज हो जाएगी, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और इस प्लाज्मा सेल का केंद्र कैसा होता है, गाड़ी के पहिए के समान होता है। कैसा, गाड़ी के पहिए के समान होता है। ठीक, और ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है। जब भी अपने शरीर में संक्रमण होगा तो ये तो क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करेगी, और ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ये क्या कार्य करती है, फैगोसाइटोसिस का, फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक आती है इसमें मैक्रोफेज ना। तो WBC में क्या होती है, आपने को भी बताया कि WBC 2 प्रकार की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, एग्रेनुलोसाइट होती है। जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और जो एग्रेनुलोसाइट होती है उसमें क्या आ जाएगी, एक होती है मोनोसाइट, होती है लिम्फोसाइट। वो मोनोसाइट ही है ना, मोनोसाइट क्या होती है,
अपने क्या होता है, रक्त कहाँ पे बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, और रक्त वाहिनियों में बहेगा तो रक्त में क्या होती है, सभी कोशिकाएं होती हैं, तो वो मोनोसाइट है ना रक्त में उपस्थित होती है। तो रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर अगर किसी भी उत्तक में चली जाए तो उत्तकों में उपस्थित उस मोनोसाइट को मैक्रोफेज बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज यानी कि रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर अगर वो उत्तकों में चली जाए तो उत्तकों में उपस्थित उस मोनोसाइट को मैक्रोफेज बोला जाता है। और अलग अलग अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, रक्त में उपस्थित, रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से बाहर निकलकर उत्तकों में चली जाए तो उत्तकों में उपस्थित मोनोसाइट को मैक्रोफेज बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेज को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन में उपस्थित क्या होता है, मैक्रोफेज को क्या बोला जाता है, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल बोला जाता है। अगर क्या होती है वहीं अगर फेफड़ों में उपस्थित हो तो उससे क्या होता है, डस्ट सेल बोला जाएगा। ठीक है, अगर क्या होती है लीवर में उपस्थित हो ना तो उसे बोला जाता है होप बार सेल बोला जाता है। अगर प्लेसेंटा में हो ना नहीं अगर लीवर में उपस्थित होता है उसे कुफर सेल बोला जाएगा, और प्लेसेंटा में हो ना तो उसे बोला जाता है होप बार सेल बोला जाता है। अगर स्किन में होगी तो उसे बोला जाता है लैंगरहैंस कोशिका। जबकि लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पे होती है, पैनक्रियाज के अंदर होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है, अगर आपसे पूछे कि लैंगरहैंस की कोशिका तो वो होती है स्किन के अंदर, और लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पे होती है, वो पैनक्रियाज के अंदर होती है, इनकी अग्नाशय के अंदर होती है। और रक्त में उपस्थित मोनोसाइट को तो क्या बोला जाता है, मोनोसाइट ही बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन में उपस्थित मोनोसाइट को क्या बोला जाएगा, वही बात कर ले, लंग में उपस्थित, लीवर में उपस्थित, स्किन में उपस्थित है ना, और एक आ जाती है किडनी में उपस्थित। ठीक है, तो ब्रेन वाली को तो क्या बोला जाता है, माइक्रोग्लियल सेल बोला जाता है, जबकि इसे बोला जाता है डस्ट सेल बोला जाएगा। ठीक, इसे बोला जाएगा कुफर सेल बोला जाएगा। स्किन वाली को क्या बोला जाएगा, लैंगरहैंस की कोशिका बोला जाएगा। और किडनी वाले को क्या बोला जाएगा, होप बार कोशिका। नहीं, किडनी वाले को बोला जाएगा, इसे तो बोला जाता है माइक्रोग्लियल, और किडनी वाले को बोला जाता है मिजान ग्लियल। ठीक है, मिजान ग्लियल सेल बोला जाएगा। ठीक है, और एक कहाँ पे आ जाती है, एक क्या होती है, प्लेसेंटा में होती है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा वाले को क्या बोला जाएगा, तो उसे बोलते हैं होप उसे क्या बोलते हैं, होप। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा
कि अपन पढ़ रहे हैं मैक्रोफेज, यानी कि मैक्रोफेज किसे बोला जाता है कि रक्त में उपस्थित मोनोसाइट का रक्त वाहिनियों से बाहर निकल कर ऊतकों में चली जाए तो ऊतकों में उपस्थित उस मोनोसाइट को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोला जाएगा। और मैक्रोफेज क्या होती है, अलग अलग अंगों में क्या होता है, मैक्रोफेज को अलग अलग नामों